साथियों, सबसे पहले हमारे संविधान के निर्माता और हमारे देश के लिए एक सोच रखने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को, आदर्शों को लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज की मीटिंग हमारे महाराष्ट्र के साथी एडवोकेट सुरेश माने जी ने अपने पार्टी के तरफ से हम सबको न्योता देकर, आमंत्रण देकर बुलाया है और आप बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके बुलावे पर आए हैं। उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे सामने आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश आजाद होने के वक्त देश की आजादी की लड़ाई हुई थी। उसके लिए जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया, उस संविधान में सभी मजहब, सभी जाति, सभी भाषाओं को साथ में लेकर, सभी वर्गों को साथ में लेकर एक इंक्लूसिव इंडिया, सबको साथ लेकर एक जमहूरियत को, लोकशाही को मानने वाला भारत बनाने का ख्वाब हमने देखा था। लेकिन उस वक्त एक संगठन ऐसा था कि जो इस ख्वाब से अपने आप को जोड़ नहीं सका। उसका नाम था राष्ट्रीय सेवा सड़क संघ, RSS। और वो जब से चाहता है कि उनकी बात सब दुनिया सुने, सब देश सुने और वो जो कहे वही देशभक्त रहेगा, ये उनका कहना है। और इसीलिए वो जब से ख्वाब देखते थे और 2014 में वो राज पर आने के बाद उन्होंने उनके जैसा, उनकी सोच के जैसा हमारा देश बनाने के लिए साजिश की। इसके लिए साथियों, हमारे सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। 2024 का इलेक्शन हमारे सामने आने वाला है। ये इलेक्शन में आने वाला भारत देश कैसा रहेगा, इसके बारे में हमको सोचना है। और हम यही सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सोच हमको सिखाई है, वही सोच लेकर हमको आगे बढ़ना है। वो सोच क्या थी? 1938 में बाबा साहब ने रेलवे मजदूरों के सामने मनमाड़ में भाषण करते वक्त कहा था कि इस देश के दो दुश्मन हैं, एक मनुवादी मानने वाले और दूसरे सरमायादारी को मानने वाले। ये दो दुश्मनों के खिलाफ हमको लड़ना है। और आज जिस मोदी जी का नाम हम लेकर चिल्लाते हैं, जिस भाजपा का नाम लेकर हम बात करते हैं, जो RSS की सोच है, वो ये दो मनुवाद और सरमायादारी को साथ में लेकर इस देश का नक्शा बदलने की बात करते हैं। मणिपुर के बारे में हम थोड़े चिंतित हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हिंसा को रोकना जरूरी है। मनभेद जो हो रहा है, आदमी का दुश्मन हो रहा है, औरतों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हमको खड़ा रहना पड़ेगा। और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। ये एक बार नहीं, 100 बार कहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो नीति है वो मणिपुर का जंगल और जमीन सरमायादारों को देने के लिए वो सब साजिश रखे हुए हैं। पूरे दुनिया में वो घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है 3 महीने से, उसके बारे में उनको बयान करने के लिए टाइम नहीं है। ये बड़ी शर्मिंदा करने वाली बात है। मोदी जी, आप बहरूपे हो, ये हमको मालूम हो गया है। आपका असली चेहरा मणिपुर के डबल इंजन ने बता दिया है। वो हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन से विकास होगा। अरे मणिपुर जल रहा है, डबल इंजन से विकास नहीं होता है। सिर्फ जलते हैं लोग मरते हैं, औरतों की इज्जत लूटी जाती है। ये आपका डबल इंजन है मोदी जी, ये जनता ने देखा हुआ है। उसके लिए मणिपुर के बारे में आज पूरी दुनिया, पूरा देश चिंतित है, पूरी जनता चिंतित है। लेकिन मणिपुर, ये अगर इनका राज रहा तो आने वाले भारत का नक्शा क्या होगा, ये बताने वाला ख्वाब है, इसको समझ लीजिए। उसके लिए हमको इसको विरोध करना। और माने जी के साथ हमने महाराष्ट्र में प्रगतिशील 13 पार्टियां इकट्ठा कर एक मोर्चा बना रहे हैं। ये मोर्चा बनाकर हम ये ठान ले कि महाराष्ट्र में बीजेपी का राज नहीं आएगा और दिल्ली में भी बीजेपी का राज नहीं आएगा। और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। देश की जनता की मदद के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। ये बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो चलाने वाले लोग अच्छा रहे तो देश की तरक्की होगी।
उसके लिए अच्छे लोग चुनकर देना ये आपकी जिम्मेदारी है। जिनकी सोच गलत है, जो सरमायादारी के पैर दबाते हैं, जो मनुवाद का सहारा लेते हैं, उनको हराना हमारा फर्ज है। जब तक बहुजनवाद जीत नहीं सकता, ये आपने समझ लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी 19 तारीख को महाराष्ट्र में लाल झंडा और नीला झंडा और आपका झंडा मिलकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। क्यों निकला था? गांव के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए। गायरान की जमीन जो है, सरकारी जमीन लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने लड़ाई की है। और यह लड़ाई महाराष्ट्र में कई बार कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ के होते वक्त डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के आशीर्वाद से हमने की है, और लाखों एकड़ जमीन वहां पर किसानों को मिला के दी है। यही लड़ाई हमको लेके जानी पड़ेगी। आज देश का हालत क्या है? 1% लोगों के पास इस देश की 70% से ज्यादा संपत्ति है। इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं है। भाई हम लोग तैयार करते हैं, हम लोग सब तैयार करते हैं। खेती में हम मेहनत करते हैं, बिल्डिंग हम बनाते हैं, रोड हम बनाते हैं, विमान हम बनाते हैं, यंत्र हम बनाते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। खाने वाले, काम करने वाले एक और खाने वाले दूसरे ही हैं। ये मनुवाद और सरमायादारों की राजनीति और अर्थनीति है। इसके खिलाफ हमको इकट्ठा रहना पड़ेगा। आदमी आदमी में भेद करने वाले नीतियों को खत्म करना पड़ेगा। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे आपस में झगड़ा करने वाले झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, और झगड़ा कराने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा। यही संदेश लेकर हमको यहां से जाना है। आगे हम जनता की एकता देखेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। मेहनत कशों की एकता, यही हमारे विजय का अंतिम श्रेय रहेगा। ये इसको आप समझ लीजिए। अगर ये हम नहीं कर सकेंगे तो बहुजनवाद जिसके बारे में हम बात करते हैं, बहुजनों का राज लाने की बात करते हैं, वो कभी मुमकिन नहीं होगी। ये भी आपने समझ लेना चाहिए। और साथियों, इसीलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने असेंबली में, इस संविधान में बाबा साहब के वक्त समाजवाद ये शब्द नहीं था। ये इंदिरा गांधी ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान लाया था। बाबा साहब से पूछा गया कि समाजवाद शब्द क्यों नहीं लाया, तो बाबा साहब ने यह स्पष्ट कहा था कि मेरी पूरी घटना ही समाजवादी है, तो समाजवाद शब्द की जरूरत क्या है। और ये मोदी जी को मालूम है, इसीलिए वो घटना का इस्तेमाल नहीं करते हुए उस घटना को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 75 साल में हम लोगों ने इस घटना के बारे में एक जनता के प्रति एक आदर्श स्थान निर्माण किया है, एक आत्मीयता जिसको मोहब्बत बोलते हैं वो निर्माण की है। उसके लिए वो अभी डायरेक्ट घटना बदलने की बात नहीं करते हैं, लेकिन 2024 की उम्मीदवारी का बात करते हुए इस घटना को तोड़ मरोड़ कर रखने का उनका मंसूबा है। इसको आप समझ लीजिएगा। अभी उन्होंने इलेक्शन के लिए यूसीसी का मुद्दा, समान नागरिक कानून का मुद्दा निकाला है। बाबा साहब ने समान नागरिक कायदा कानून होना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, मार्गदर्शक तत्व में जरूर लिखा था। लेकिन वही बाबा साहब ने क्या कहा था कि भारत की विविधता को देखते हुए, यहाँ की विविध परंपरा को देखते हुए, विविध सोच को देखते हुए समान नागरिक कायदा सबको साथ में लेकर लाना पड़ेगा। जो सरकार जबरदस्ती करने की कोशिश करेगी वो मूर्ख सरकार होगी, और ये मूर्खता को हमको हराना है 2024 में। इसको समझ के आगे जाइए। जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को मानता है, उनके विचारों पे आगे बढ़ता है, वो कभी मोदी और उनका साथ नहीं देगा। ये मैं बार बार कहना चाहता हूं और यही उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ एडवोकेट सुरेश माने जी और हम लोग महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं। बीजेपी को परास्त करना है, लेकिन साथ साथ क्यों हराना है बीजेपी को? भाई हमको मोदी अमित शाह का चेहरा पसंद नहीं, उसके लिए नहीं बदलना है। उनकी सोच हमारे देश के मेहनतकश अवाम को बहुजनों के खिलाफ है, उसके लिए उनको हराना है। उनकी सोच अडानी अंबानी को साथ देने की है, उसके लिए उनको हराना है। ये समझ लीजिए। हम सिर्फ दुश्मनी नहीं कर, उनको दुश्मन नहीं समझते,
हम वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको वो गलत रास्ते से आगे बढ़ने से रोकना है, उसके लिए उनको परास्त करना है, हराना है, ये बात हम करते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए उनको हराने के लिए जो कोई भी संविधान को मानता है, जमहूरियत को मानता है, समाजवाद को मानता है, उसको साथ में लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 75 साल हमने किया था वो करने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसका साथ देंगे, यही इसका यकीन लेते हुए मैं यहां से जाऊंगा। माने जी ने कहा था कि कल आइए, लेकिन कल मुझे जाना है बाहर, उसके लिए माने जी को मैंने कहा था कि मैं आज ही आऊंगा, और मुझे खुशी हुई मैं आज आके आप सबको साथ बात कर सका और मेरे विचार आपके सामने पेश कर सका। लेकिन ये तो लड़ाई है, हमारी एक स्लोगन रहती थी, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई आपने दिखाई है, लेकिन लड़ाई की तैयारी कीजिए। ये तो एक अंगड़ाई है, आगे बहुत ये लड़ाई जो है वो बीजेपी को हराने की है, आरएसएस को हराने की है, मोदी को फिर से चाय बेचने के लिए वापस भेजने की है, इसको समझ लीजिए। मोदी जी आप चाय ही बेचिए, वही आपके लिए ठीक रहेगा, देश का लेकर नुकसान मत कीजिएगा, ये कहने के लिए लड़ाई है। इतना ही मैं कहते हुए फिर एक बार आप सभी को जय भीम लाल सलाम करते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद कांग्रेस सर। जरूर हम सब समविचारी लोग मिलकर आने वाले समय में ये संविधान विरोधी, बहुजन विरोधी, देश विरोधी भाजपा सरकार को हटाएंगे और बहुजनों की सरकार हम यहाँ पर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सिंह वर्मा